सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कोल्ड वॉर एंड उसके आगे लिखा है, इसमें लिखा है कि जो मिडल ईस्ट है, मध्य पूर्व है, उसमें शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी जांच पड़ताल करना बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ लोकेशंस बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिडल ईस्ट क्या है, जिसको मध्य पूर्व कहते हैं, बताया था मध्य पूर्व के बारे में। तो ये इंडिया है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। मध्य पूर्व का मतलब है ये वाला हिस्सा, इसको अरेबियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है, ठीक है, अरेबियन कंट्रीज़, अरब की कंट्रीज़ भी कहा जाता है इनको। एशिया कॉन्टिनेंट में मिडल ईस्ट इसको बोला जाता है। इस वाले हिस्से में शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था, उसकी जांच करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और इसमें पर्टिकुलरली कौन सा एरिया आ रहा है, इसमें इज़राइल का एरिया आ रहा है। कहाँ पे है इज़राइल, ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसी को इज़राइल बोला जाता है। इज़राइल है, और ये कंट्री कब बनी थी, 1948 में बनी थी। अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए एक अलग से देश बनाया गया 1948 में, जिसको इज़राइल बोला जाता है, जिसका अपना एक धर्म है, यहूदी धर्म। कौन से हिस्से में बताया, इज़राइल यहाँ पे बताया, ये वाले हिस्से में। एंड मिडिल ईस्ट क्या बताया, ये वाला हिस्सा। लोकेशंस ज़्यादा ज़रूरी हैं, तब आप ज़्यादा जल्दी से समझते हैं। आज के टाइम में भी कन्फ्लिक्ट कहाँ पे चल रहा है, मिडिल ईस्ट में, इज़राइल में यहाँ। और ईरान इतनी दूरी पे है, आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर मिसाइलें दागी, फिर इज़राइल ने यहाँ पर मिसाइलें दागी, फिर अमेरिका भी इसमें आ जाता है। B-2 स्पिरिट नामक का एक यहाँ पर लड़ाकू विमान अमेरिका के द्वारा भेजा जाता है। और अमेरिका ये कहाँ से कर पाता है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर डिएगो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पर अमेरिका की सेनाएं हैं, जो कि मॉरिशस के हिस्से में है। तो यहाँ से अमेरिका के सैनिक अड्डे से यहाँ पर अटैक किया गया था। अब ये वाला जो इज़राइल कंट्री है, ये 1948 में बनी है, और इसको बनाने में योगदान किसका है, अमेरिका और इंग्लैंड का। इंग्लैंड का क्यों, क्योंकि इंग्लैंड 1945 से पहले महाशक्ति थी, एंड 1945 के बाद अमेरिका एक महाशक्ति बनती है। तो इनके द्वारा पर्टिकुलरली कोशिश करी जाती है कि यहूदियों के लिए एक अलग से देश हो। अब यहूदियों का मैटर इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो इस वाले मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व से दुनिया के 3 धर्म निकले हैं। एक यहूदी, दूसरा क्रिश्चियनिटी, तीसरा इस्लाम। अब ये तीनों जो धर्म हैं, आप कह सकते हैं कि इनकी जब आप ओरिजिन तक जाएंगे, बेस तक जाएंगे, तो आपको इनका जो फादर है वो एक ही मिलेगा तीनों का। तो सबसे पहले जो धर्म आया था वो यहूदी धर्म आया था, एंड उसके बाद इस वाले हिस्से में यहूदी धर्म का काफ़ी प्रभाव हुआ करता था, एंड यहीं पे ईसा मसीह का जन्म होता है। अब यहाँ पर जो ईसा मसीह का जन्म होता है, तो उन्होंने संदेश जो दिया था, उसके 3 दिन बाद उनको सज़ा दी जाती है और उनको कीलों से मारा जाता है, एंड कीलों से लटका दिया जाता है। क्रूसीफाई करना एक सज़ा होती थी ये। अब ये मत सोचिए कि ये कोई धार्मिक चिन्ह है, ये सज़ा होती थी। इन वाली कंट्रीज़ में सज़ा देने का तरीका क्या था, ऐसे फट्टे लगा देंगे, एक फट्टा ऐसे, एक ऐसा लगा देंगे, ऐसे इंसान को लटका देंगे, उसकी एक हाथ इस तरफ रखेंगे और दूसरा हाथ इस तरफ रखेंगे, और कीलों से उसको ठोक देंगे, और फिर वो तरफ के मर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सज़ा थी, क्रूसीफाई करना बोलते हैं इसको। तो उनको भी एक सज़ा मिली थी। सज़ा क्यों मिली थी, क्योंकि जो ईसा मसीह थे, उन्होंने उन सिद्धांतों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी थी जो यहूदियों के सिद्धांत हुआ करते थे। तो वहाँ पे उनके खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोलने का एक आरोप लगा। एंड उस समय धर्म क्या था, उस समय धर्म यहूदी धर्म था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि धार्मिक कट्टरता किसी भी समाज के लिए घातक होती है, नुकसानदायक होती है। धर्म के आधार पर अंधे हो जाना और ये मानना कि मेरे धर्म के खिलाफ कोई कुछ बात कर ही नहीं सकता, उससे भी अपना एक नुकसान होता है। क्योंकि जब भी किसी धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ कोई व्यक्ति बात करता है, तो उन धर्म वाले लोगों को लगता है कि शायद ये हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहा है। पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के अपने भी मूल्य हो सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन होता है। एंड जैसे ही इस व्यक्ति को क्रूसीफाई किया जाता है, तो यहाँ पर इन वाले हिस्सों में इसकी शिक्षाएं फैलना शुरू हो जाती हैं। मरने के बाद इतिहास की त्रासदी ये रही है कि जो भी महापुरुष जब अपने जीवन काल में रहे हैं, तो उनकी मौत के बाद उनको बहुत याद किया गया है। चाहे आप किसी भी महापुरुष का नाम ले लें, अपने जीवन के दौरान बेशक वो भूखे मर गए हों, जैसे साईं बाबा का नाम आपने सुना है, अपने जीवन के दौरान बेशक उनको गालियाँ चली हों, पत्थर चले हों, पर जैसे ही वो मर जाते थे तो वो परमात्मा हो जाते थे। तो जैसे ही इनको क्रूसीफाई किया जाता है, तो इनके जो विचार थे उनका फैलना शुरू हो जाता है, और फिर इनके विचारों को लोग मानना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं के विचारों के आधार पर कौन सा धर्म बनता है, क्रिश्चियनिटी बनता है। 2000 साल पहले करीब क्रिश्चियनिटी बनी थी, उससे पहले इस वाले हिस्से में यहूदी धर्म हुआ करता था। इस तरीके से यहीं से क्रिश्चियनिटी जो था वहाँ इन देशों में फैलता है। ठीक है, इन देशों का अपना कुछ और धर्म था, बाद में क्रिश्चियनिटी फैलती है, और ये सारे के सारे देश
क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। एंड फिर एक समय पे ऐसी स्थिति पैदा होती है यहाँ पर यहूदियों के साथ। अब इतिहासकार इसको डिटेल से बता पाएंगे, मैं कहानी के तौर पे आपको बता पा रहा हूँ कि एक स्थिति ऐसी हो पाती है कि यहाँ पर इस्लाम आना शुरू हो जाता है। एंड इस्लाम की स्थापना 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में हुई होगी। आपने पढ़ा होगा इस्लाम के बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में, आज से 1400 साल पहले। तो क्रिश्चियनिटी के बनने के 600 साल बाद एक और धर्म का जन्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, इस्लाम। तो फिर इस्लाम भी अपने प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ता है। एंड फिर इनके कन्फ्लिक्ट आपस में ही होना शुरू हो जाते हैं। एंड जैसे ही ये कन्फ्लिक्ट होना शुरू होते हैं तो ये जो यहूदी थे ये भाग के दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले जाते हैं, क्योंकि इनके लिए वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था। एंड जैसे ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, जैसे ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो इनको यहाँ पर नफ़रत की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि जो यहूदी लोग थे वो इंटेलेक्चुअली, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत थे। तो इनको लोग दो आधारों पे नफ़रत करते थे। एक तो इनका यहूदी होना, दूसरा इनकी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, इनके जो पास जो पैसा था। तो इसी आधार पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जहाँ पर जर्मनी में हिटलर नाम का एक तानाशाह था। हिटलर ने क्या बोला कि जर्मन रेस जो है वो सुपीरियर रेस है, और जहाँ पर दुनिया के अंदर जर्मनी एक सबसे महान प्रजाति है। एंड यहूदी जो भी रहते हैं उन्होंने बोला कि उनको इकट्ठा करो। फिर हिटलर के इशारे पे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भी यहूदी उनको जर्मनी में दिखे, उनको कमरों में घुसाया गया, गैस चैम्बर्स लगाए गए, आग लगाई गई और उनको जला दिया गया। तो कमरे से भर भर कर उनको जलाया गया। जैसे ये कमरा आपको दिख रहा है, इस कमरे में कोई 100-200 यहूदी घुसा देंगे ज़बरदस्ती। पहले तो देखिए 100 आदमी घुसेंगे या नहीं घुसेंगे, वो ज़बरदस्ती घुसा देंगे और फिर वहाँ पर आग लगाई जाएगी, गैस चैम्बर्स में उनको जलाया गया। अब इनकी जो प्रताड़ना हुई वो इसलिए करी गई, ये तो चलो जो अपने हिटलर थे उनकी सनक थी, पर इसी के साथ बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, क्रिश्चियन धर्म के लोग भी यहूदियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। वो इसलिए नहीं देखते थे क्योंकि ये जो बाकी जो देश हैं यूरोप के, वो मानते हैं कि यहूदियों के द्वारा इनका जो मसीहा था, जिसको ईसा मसीह बोलते हैं, उसको क्रूसीफाई किया गया था, उसको ऐसे लटका के मारा गया था, इसलिए इन यहूदियों के साथ हमारा अच्छा बर्ताव नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर पूरे यूरोप के अंदर उनसे नफ़रत करी जाती है, और हिटलर ने तो कुछ ज़्यादा ही नफ़रत करी। और इसी तरीके से इन यहूदियों का द्वारा से शोषण ना हो, तो यहूदी लंबे समय से एक मांग करते आ रहे थे कि हमारा एक देश होना चाहिए, वो इज़राइल होना चाहिए। और जिन भी हिस्सों में ये दुनिया के रहते थे, जब इज़राइल नहीं बना था, तो वह यही कहते थे कि एक दिन हमारा अपना देश बनेगा। तो 1948 में एक देश बन जाता है, और ये किसकी सहायता से बनता है, इंग्लैंड और अमेरिका की सहायता से। एंड इस वाले हिस्से में ऐसी जगह पे ये देश बनता है जिसके तीनों तरफ मुस्लिम देश हैं। और जैसे ये देश बनता है पैलेस्तीन के अंदर, फ़िलिस्तीन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एंड पैलेस्तीन के अंदर ये देश जब बनता है तो यहाँ के जो मुस्लिम्स थे वो इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और वहीं आज के टाइम में जो इज़राइल के हम कन्फ्लिक्ट देखते हैं, गाजा से कुछ टेररिस्ट आए, इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिए, तो वहीं जो संघर्ष है वहाँ पे चल रहा है। जितने भी जो इसके आसपास के देश हैं, जैसे सीरिया है, लेबनान है, इराक है, सऊदी अरबिया है, ईरान है, ये सभी के सभी इज़राइल को दुश्मन के रूप में देखते हैं। इनफैक्ट जो इजिप्ट है वहाँ भी इसको दुश्मन के रूप में देखते हैं। तो 1948 में इज़राइल बनता है। क्या लिखा है, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर ऑन द मिडल ईस्ट इज़ मोर डिफिकल्ट। मिडल ईस्ट की लोकेशन बता दी आपको मैंने, मध्य पूर्व। तो इसमें बताया गया है कि जो शीत युद्ध का प्रभाव मिडल ईस्ट में, उसकी जांच करना उतना ही मुश्किल है। द फाउंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ इज़राइल इन 1948 रिफ्लेक्टेड द लेगेसी ऑफ नाजी जेनोसाइड एंड द फेलियर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, जिसमें लिखा है कि इज़राइल राज्य की स्थापना, इज़राइल नामक देश की जो स्थापना 1948 में हुई थी, उसका एक मेन कारण, मुख्य कारण क्या माना जाता है, लेगेसी। लेगेसी क्या होती है, देन जो छोड़ जाता है व्यक्ति। लेगेसी ऑफ द नाजी जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है किसी प्रजाति को मार देने का प्रयास करना, इसको क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। किसी एक प्रजाति को मारने का पूरा प्रयास कर देना, जेनोसाइड को हिंदी में आप इसकी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। 1984 के जो दंगे हुए थे, 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, और उसके बाद जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए, दिल्ली के अंदर जो स्टेट के द्वारा परसिक्यूट किया गया वहाँ की जो माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी को, उसको भी जेनोसाइड कहा जाता है। जेनोसाइड का मतलब होता है जब आप एक प्रजाति को मारने की कोशिश करते हो। तो नाजी जेनोसाइड, नाजी का मतलब है जो हिटलर की विचारधारा थी उसको नाजीवाद बोला जाता था, नाजिज्म बोला जाता है।
तो नाजी जेनोसाइड, उसकी विचारधारा में क्या लिखा था? जेनोसाइड किया जाएगा, इस प्रजाति को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। किस प्रजाति को? यहूदियों की प्रजाति को, जिसको आप ज्यूज़ कहते हैं, इंग्लिश में ज्यूज़ बोलेंगे इनको। एंड फेलियर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, एंड इसी के साथ जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी वहाँ भी फेल हो जाती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि 1945 के बाद अंग्रेज़ भी उन हिस्सों से वापस आना शुरू कर देते हैं जिन हिस्सों को उनके द्वारा गुलाम बनाया गया था। द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की जटिलता, डिप्लोमेसी, कूटनीति, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर 1945 कैन नॉट बी रेडली अंडरस्टूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ सोवियत अमेरिकन आइडियोलॉजिकल और जियो स्ट्रेटजिक कन्फ्लिक्ट। इसमें बताया गया है कि दुनिया के सभी जो विवाद हैं उनको अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा या उनकी रणनीतिक संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी कि सभी संघर्षों को केवल इसी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। बोथ मॉस्को एंड वाशिंगटन हेल्प द क्रिएशन ऑफ अ जैविश स्टेट इन प्रीवियसली अरब लैंड्स, ऑल्दो इन 1950s सोवियत फॉरेन पॉलिसी सपोर्टेड अरब नेशनलिज्म। क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1948 में जो इज़राइल बना था उसको बनाने में एक तो इंग्लैंड ने सहायता करी थी, दूसरा किसने करी थी? अमेरिका ने, और तीसरा किसने करी थी? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ भी चाहता था कि यहूदियों को अपना एक देश मिले, जैविश स्टेट इसको बोलते हैं, यहूदियों का अपना देश, जिसको इज़राइल बोलते हैं। परंतु 1950 के बाद सोवियत संघ ने किसका समर्थन करना शुरू कर दिया? सोवियत संघ ने अब इज़राइल का समर्थन छोड़ने के बजाय अरब नेशनलिज्म का समर्थन करना शुरू कर दिया, कि जो बाकी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ये बाकी जो अरेबियन कंट्रीज़ है किसका विरोध करते हैं? इज़राइल का विरोध करते हैं। समझ पा रहे हो इसको? 1948 में जो यहूदियों का देश बना जिसका नाम है इज़राइल, इसको बनाने में किस किस का सहयोग लगा था? क्योंकि आप सोचिए ना, इस लैंड में ऑलरेडी लोग रह रहे थे, एक देश हुआ करता था यहाँ पर, और फिलिस्तीन में किस धर्म की पॉपुलेशन थी? मुस्लिम धर्म की पॉपुलेशन थी। उस पॉपुलेशन को वहाँ से हटाया गया होगा, तभी तो यहाँ पर यहूदी बस पाए हैं। इज़राइल नाम का जो देश बना है, इंग्लैंड ने अपनी सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया और सोवियत संघ ने सपोर्ट किया और बोला कि यहाँ पर एक इज़राइल नाम का देश बना दो, और बन भी गया 1948 में। अब उसके बाद यहाँ पर जो पैलेस्तीन के लोग थे उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया कि हमारी लैंड के ऊपर ज़बरदस्ती आपने एक कंट्री बनाई है, हम नहीं बनने देंगे। यहूदियों ने बोला कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हम तो यहाँ पर सदियों से रहते आए थे, हमें तो यहाँ से निकाला गया था, इसलिए ये हमारा ही अधिकार है इस लैंड के ऊपर रहने का। इसका समर्थन अमेरिका, सोवियत संघ और इंग्लैंड ने किया। परंतु सोवियत संघ, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका संघर्ष चल रहा था, तो कुछ ही सालों में वो हम बदल भी जाता है। एंड कुछ ही सालों में अब सोवियत संघ किसका समर्थन करना शुरू कर देता है? बाकी देशों का, बाकी जो मुस्लिम देश थे, अरब नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, बाकी देशों का समर्थन जो कि इज़राइल के खिलाफ थे उनका समर्थन करना शुरू कर देता है। अब हमारे देश के जो नेता नेहरू और महात्मा गांधी थे, वहाँ भी फ़िलिस्तीन के अंदर इज़राइल का ज़बरदस्ती बनने का उनके विचार भी थोड़े से डिफरेंट थे। वहाँ भी नहीं चाहते थे कि ज़बरदस्ती वहाँ पर कोई देश। इजिप्ट ये कंट्री है जिसको मिस्र कहा जाता है, ये किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। पर जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो एक कंट्री हम मिडल ईस्ट में इजिप्ट भी लेते हैं, जिसको मिस्र कहते हैं। उस दौरान इसका लीडर जो था वहाँ अब्देल नासिर था, पढ़ लेंगे आप इसके बारे में। नासिर था और इसके द्वारा समाजवाद की विचारधारा को अपनाया गया था। मिस्र के द्वारा ऐसा समाजवाद अपनाया गया था जो कि सोवियत संघ से थोड़ा अलग था। इसने अपने अस्तित्व को सेपरेटली मेंटेन रखा। अब ऑब्वियस सी बात है, इसने समाजवाद को अपनाया था तो थोड़ा सा झुकाव तो इसका सोवियत संघ की तरफ होगा भी। परंतु इसी के साथ जो मिस्र था वह बाकी जो मुस्लिम देश थे, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बाकी मुस्लिम देशों का भी नेता बन जाता है दुनिया के अंदर। एंड जैसे ही ये नेता बनता है तो इज़राइल को चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि इज़राइल के लिए दुश्मन कहाँ कहाँ से है? इज़राइल के लिए दुश्मन सीरिया भी है, लेबनान भी है, यहाँ से गाज़ा भी है, देन पैलेस्टीन भी है, इजिप्ट भी है। तो इज़राइल को भी तो दोस्त बनाने थे। तो इज़राइल ने किसको दोस्त बनाया? फ्रांस और इंग्लैंड को, और उसी के साथ अमेरिका भी इसका दोस्त बन जाता है, जिसको सीक्रेट अलायंस बोलते हैं। एक गुप्त उनका एक गठबंधन बन जाता है। एंड ये गठबंधन ऐसा बनता है कि इज़राइल के द्वारा फ्रांस और इंग्लैंड के साथ मिलकर 1956 में इजिप्ट के ऊपर अटैक किया जाता है, मिस्र के ऊपर अटैक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक स्वेज नहर है जो कि मेडिटेरेनियन सी से इस वाले हिस्से में आती है, रेड सी में आती है। अब आप यूरोप से जो हमारा व्यापार होता है वह इसी रास्ते से होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे जो शिप्स हैं वह इंडिया में आते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि इस वाले हिस्से में आना है रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी से यदि रेड सी में आना है तो उसके लिए
एक नहर थी जो इस वाले हिस्से को इससे जोड़ती थी। अब इजिप्ट ने बोला, मिस्र ने बोला कि ये नहर मेरे देश से होकर गुजरती है, मैं इसका राष्ट्रीयकरण करता हूँ, मेरे परमिशन के बिना दूसरा कोई भी देश यहाँ से नहीं गुजर सकता। तो इज़राइल के लिए चिंता का विषय हो गया और इसी के साथ फ्रांस और इंग्लैंड के लिए भी। तो इन्होंने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया, मिस्र के ऊपर 1956 में अटैक कर दिया था। तो ये आज हम इतना सा पढ़ेंगे, आगे की घटनाओं को हम आगे कवर करेंगे। आपको इतिहास भी आप समझ पा रहे हैं इसके माध्यम से।